नमस्कार, मिठिया मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और 112 113 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है 350 अंकों पर। सेंसेक्स आ चुका है, निफ्टी बैंक भी 225 अंकों की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। 1.5% का उछाल है मिड कैप इंडेक्स नहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में, और करीब 1% की तेजी आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप इंडेक्स में भी। तो बाजार में चौतरफा खरीदारी है और इस खरीदारी में ब्रॉडर मार्केट्स भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन में भी एडवांसेस के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3-3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे बातचीत करेंगे मार्केट्स के ऊपर, बहुत सारी खबरें भी हैं, ट्रिगर भी हैं, इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस को। बाजार में अच्छी मजबूती, रिकॉर्ड हाई पर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा भागा। निफ्टी भी 24,100 के पार। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स भी करीब 0.5% मजबूत। आईटी शेयरों में जोरदार तेजी, 2% से ज्यादा उछला निफ्टी आईटी इंडेक्स, वायदा का टॉप गेनर बना परसिस्टेंट सिस्टम। उधर मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर जैसे पैथलैब शेयर में भी 5% तक का उछाल। कल के शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जोश में पीवीआर आइनॉक्स करीब 5% उछाल के साथ बने वादा के टॉप गेनर में शामिल। 500 करोड़ रुपए के पार निकले पहले 4 दिनों में, दुनिया भर में फिल्म की कमाई। बांग्लादेश से ऑर्डर मिलने से गार्डन रीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर, आज दिख रहा है 10% तक की तेजी। इस साल अब तक 160% के दिए शानदार रिटर्न। टोटल ओपन पोजीशंस जो पूरे भारत में है करीब 20 लाख करोड़ के इर्द गिर्द होती है। जो सेंट्रलाइज्ड रिस्क की बात है उसमें कोई इशू नहीं है। एफ&ओ ट्रेडिंग से कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं, दोनों एक्सचेंज एक सुर में बोले। भारत में रिस्क मैनेजमेंट दुनिया में सबसे अच्छा है। एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान बोले सिस्टम है मजबूत। बीएससी के एमडी एंड सीईओ भी बोले सिर्फ 43 लाख लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। Nowhere in the world you have online real-time client level portfolio based margining. India is probably, thanks to the regulatory providence and thought process, we have it. और 10 साल का हुआ हमारा सहयोगी गुजराती बिजनेस चैनल सीएनबीसी बाजार, सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंगल ने एनएससी के ओपनिंग बेल बजाकर मनाया जन्मदिन का जश्न। मार्केट के दिग्गजों ने दी बधाई। तो भारतीय बाजारों में खरीदारी जारी है और निफ्टी करीब 115 अंकों पर कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी 350 अंकों के उछाल के साथ सोफा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक 225 अंक ऊपर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आज मिड कैप इंडेक्स लेकर आए, क्योंकि 1.5% का उछाल मिड कैप इंडेक्स में अब देखने को मिल रहा है और स्लोली एंड स्टेडली ये तेजी और बढ़ रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ साथ अब मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई पर है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस के सामने डिक्लाइंस स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। डिक्लाइन के सामने 650 शेयर हैं गिरने वाले और करीब 18 साढ़े 1800 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। आज का पूरा दारोमदार आईटी के हाथ में है, तो आज आईटी के सभी शेयर आपको हरे निशान में बढ़िया से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित त्रिवेदी मौजूद है या सिक्योरिटीज के। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे पहले आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार में तेजी बनी हुई है और तेजी में अलग अलग सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन तेजी बरकरार है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को भी? जी नमस्कार। देखिए लास्ट मंथ काफी अच्छी रैली देखने मिली थी। ऑन मंथ बेसिस देखे तो ऑलमोस्ट 7% की रैली देखने मिली थी। लास्ट में भी मार्केट काफी स्टेबल था। फ्राइडे को नो डाउट थोड़ा एक थ्रोबैक था, लेकिन देख सकते हैं कि 24,000 के जो लेवल्स हैं निफ्टी ने सस्टेन करे। सो ओवरऑल जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि 23,800 के जो सपोर्ट है वो काफी एक नियर टर्म के एक सपोर्ट बने रहेंगे। और अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो ऊपर में 24,300 से लेके 24,400 तक की निफ्टी के आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो निफ्टी में जो तेजी है वो शायद अभी भी प्रिवेल करेगी, अमित सर भी ये मान रहे हैं। अमित सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले निफ्टी बैंक, यहाँ पर क्या करेंगे? निफ्टी बैंक में भी एक बढ़िया रफ्तार है। सो आज थोड़ी कम जरूर है, लेकिन फिर भी बढ़िया तेजी है, क्या करें? जी देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से देखा जाए तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप जो थी वो कंसिस्टेंट थी। नो डाउट थोड़ा 2 दिन से थोड़ा कूल ऑफ आया था, लेकिन लेवल्स वाइज अगर देखा जाए तो 52,000 51,500 के बीच में क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है यस नो डाउट थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबल है ये वीक।
बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ऊपर में 54,000 के लेवल जो है बैंक निफ्टी में आने चाहिए। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में तेजी, और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अमित सर आप कहाँ बैठ कर रहे हो अभी? देखिए मिड कैप्स में वापस एक ट्रैक्शन आ रहा है। अब पिछले ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन की कंसोलिडेशन देखने मिली थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वापस से जो ट्रैक्शन है मिड कैप की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए तो L&T फाइनेंस पे ध्यान रखना चाहिए। L&T फाइनेंस में ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1 से 2 वीक का कंसोलिडेशन था और आज अगेन 190 के जो लेवल्स उसने सरपास करे। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में L&T फाइनेंस में एक रिकॉर्ड हाई की तरफ ये जा रहा है। तो 205 के टारगेट के साथ L&T फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए 185 का रखना चाहिए। ओके, तो 185 का स्टॉप लेके आप 200 रुपए के टारगेट्स के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग को देख सकते हैं, जहां पर आप लॉन्ग साइड में पोजीशंस को रखेंगे। अब बातचीत कर लेते हैं मिड कैप स्टॉक्स को लेके, जो अमित सर अभी कह भी रहे हैं कि मिड कैप में ट्रैक्शन आज वापस आया है। डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही कामकाज कर रहे हैं, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और इंडिविजुअल स्टॉक वाइज भी देखेंगे तो बढ़िया रफ्तार आज स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी हद तक बन रही है। पहले आईटी शेयरों में आज ज़बरदस्त रौनक, इसमें मिड कैप आईटी तो लीड ही कर रहा है और F&O के टॉप गिनने में परसिस्टेंट सिस्टम है 6% ऊपर, सोनाटा 3.5%, बिरला 4% और एक्ल फाइनेंशियल करीब करीब 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फार्मा शेयरों में वोकार्ड 15-20% के आसपास की तेज़ी, नेटको फार्मा 3% ऊपर, न्यूलैंड लैब 5%, तत्वा चिंतन 3.5% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों में फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर 3.5% ऊपर, NFL 3% ऊपर, चंबल 2.5% ऊपर, RCF करीब 2.5% तेजी यहाँ पर आते दिखाई पड़ रही है। डायग्नोस्टिक में से थायरोकेयर 5.5% ऊपर, विजया 4% ऊपर, मेट्रोपोलिस 3.5% ऊपर, डॉक्टर लाल 2% के आसपास तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप में इमामी 6.5% ऊपर है, चोलामंडलम फाइनेंस 8% ऊपर, कैस्ट्रॉल 8.5% ऊपर और L&T फाइनेंस होल्डिंग करीब 5.5% तेजी यहाँ पर है। गिरने वाले शेयरों में प्रेस्टीज एस्टेट 2.5% नीचे, मेटल में से हिंदुस्तान जिंक, मोतीलाल ओसवाल और स्कैफलर इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज थोड़ा बहुत प्रेशर आता आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाकी अदरवाइज मार्केट्स में एक अच्छी बाइंग बनी हुई है। 2-3 सब सेक्टर में मूव है अमित सर, उसमें पहला नाम तो आता है आज पैथलैब स्पेस का, चाहे डॉक्टर लाल पैथलैब हो, चाहे विजया डायग्नोस्टिक हो, मेट्रोपोलिस हो, सब में खरीदारी है। यहाँ कुछ आप रीड कर पा रहे हो क्या? देखिए लाल पैथलैब पे ध्यान रख सकते हैं क्योंकि उसके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है। नो डाउट लास्ट मंथ में थोड़ा करेक्शन आया था, लेकिन डाउन साइड में जो उसके 2650 2600 के जो सपोर्ट थे उसने डिफेंड किए थे और उसके बाद एक वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जो है ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। करंट 800 के जो लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इस स्पेस में से, तो ये स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं और 2700 का जो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अपसाइड की बात करें तो 3100 तक की इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी है। तो 3100 तक के टारगेट शायद यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, उस लिहाज से आप नजर रखिएगा। लेकिन आज आईटी फ्लेवर में है और जबरदस्त रफ्तार है सेक्टर के अंदर। CLSA के डबल अपग्रेड के बाद विप्रो में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल लेते हैं, हजदा हमारे साथ मौजूद भी है। तो हजदा, आज आईटी का टेलविंड भी है और विप्रो में ट्रिगर भी है, अच्छी तेजी है। सबसे बड़ा जो अंडर परफॉर्मर है उसी में तेजी आई है, लेकिन यहाँ पर माहौल भी ऐसा बना है। हम सब जानते हैं कि 2 हफ्तों में फिर YT रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। उसी पर CLSA की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और CLSA खासतौर से विप्रो को लेकर खासा बुलिश है। डबल अपग्रेड आया है। डबल अपग्रेड यानी कि जो पहले अंडर परफॉर्मर की रेटिंग थी उसे बढ़ाकर कंपनी ने अब आउट परफॉर्मर या ओवरवेट की रेटिंग यहां पर दे दी है। तो उसी लिहाज से आज एक्साइटमेंट बनता हुआ। टारगेट भी आप देखिएगा, जो पहला टारगेट था वो 431 रुपए प्रति शेयर था, उसे बढ़ाकर 607 रुपए प्रति शेयर किया है। अब क्लाइंट्स से डिस्क्रिशनरी मांग स्थिर है। कंपनी ये भी कहती है विप्रो के कॉन्टेक्स्ट में कि FY25 के लिए अब यहां से आगे कुछ और रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती नहीं होगी, लेकिन जब Q1 के नंबर्स विप्रो पेश करेगा तो Q2 का गाइडेंस आता है, तो कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस Q2 के लिए 0 to 2% के बीच रह सकती है। वो नेगेटिव गाइडेंस नहीं आएगा, वो एक और चीज है। साथ ही $500 मिलियन का आपको याद होगा Q1 में विप्रो ने एक ऑर्डर बैग किया था और ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है लार्जली विप्रो के लिए। बड़ी डील से एग्जीक्यूशन बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं और ये इसीलिए हो रहा है कि कंपनी के जो नए CEO है, जो ओल्ड टाइमर है, जो कंपनी का US बिजनेस संभालते थे, अब कंपनी को हेड कर रहे हैं। उस लिहाज से वो सेंटिमेंट और एग्जीक्यूशन और बेहतर होने की उम्मीद भी है। लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव आएगा वो एक्सपेक्टेशन CLSA इस समय बांधना शुरू कर चुका है कि शायद
शायद इस बारी शेयर बायबैक पर भी विप्रो विचार कर सकती है, तो वो सोने पे सुहागा होगा। इसीलिए वो डबल अपग्रेड आता हुआ और टारगेट करीब 607 रुपए प्रति शेयर का सीएलएसए ने दिया है। स्टॉक आज इंट्राडे में अच्छी तेजी दिखा भी रहा है। 607 रुपए के टारगेट्स के लिए एक बड़ी रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, डबल अपग्रेड भी है और इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। 3.5% ऊपर विप्रो का स्टॉक कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम डिटेल के लिए। अमित जी, आप कैसे रीड कर रहे हो आईटी स्पेस में से? विप्रो पे तो हम बात करेंगे ही, प्लस पूरा मिड कैप आईटी जो कि एक बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, खास करके अगर विप्रो पे देखें तो इनफैक्ट लास्ट वीक ही इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन आया था और इनफैक्ट लास्ट 1-2 वीक से अगर देखा जाए आईटी स्पेस में से तो जो विप्रो ने जो है पहले से आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया था। लेवल्स वाइज देखें तो अभी उसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो उसने काफी अंडर परफॉर्म किया था। यहाँ से मुझे लग रहा है 500 का जो लेवल से काफी एक की सपोर्ट जोन बन जाएगा। और अपसाइड की बात करें तो ऊपर में 570 से लेके 590 के अपसाइड प्रोजेक्शन है, वो भी खुल रहे हैं। तो थोड़ा भी अगर डीप आता है समवेयर नियर 520 के आसपास इनिशिएट कर सकते हैं बाय। 500 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 590 570 तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, और मिड कैप आईटी में से कोई नाम जिसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखिए, कोफोर्ज पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। थोड़ा 1-2 वीक का कंसोलिडेशन था, बट इवेंचुअली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऊपर में अगर देखा जाए तो कोफोर्ज में मुझे लग रहा है कि 6000 से लेके 6300 के टारगेट आने चाहिए। तो कोफोर्ज एक और नाम रहेगा जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ और अहम ट्रिगर जिसमें एफ&ओ ट्रेडिंग से मार्केट में कोई बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। बीएसई के एमडी एंड सीईओ सुंदरमन राममूर्ति जी का कहना है कि हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंगल्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत का रिस्क मैनेजमेंट दुनिया में सबसे अच्छा है और सिर्फ 43 लाख लोग ही एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं। आपको सुनवाते हैं। Hottest topic right now is what's happening with the derivative volumes. I think yesterday or day before we had the SEBI chairperson also talking about it. What are your thoughts? Because you have also led a bit of a revolution on the BSE side in those volumes picking up a lot. At BSE, in the last 5 years, we have seen the total number of unique client codes going up from just 5 crores to 17 crores. 43 lakhs actually, the recent number, is what is trading derivatives. Then why the options volume appear to go up so much? Nowhere in the world you have online real-time client level portfolio based margining. India is probably, thanks to the regulatory providence and thought process, we have it. Nowhere in the world probably you will have a risk reduction mode when some broker has utilized 90% of his capital. He cannot take further positions, he can only reduce position. A limited point what I wanted to say is, in terms of, if you put it as 3 buckets as it was told 2 days before, one is policy aspects, that I will come in a minute. The second is education part and protection part. We are doing something, you can do much more. The first part is actually the risk part, there we are safe. As far as policy part, it is just not in our capability to say what should be done. But what I almost get more worried when I think about a policy overall, overarching is, more than derivatives, many other things worry me. When I meet the youth of today, they today talk about how can they trade crypto. That is absolutely an unregulated market. And when I open any app, I see so many gaming apps, to put it very differently. वहीं एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि वायदा में रिटेल की भागीदारी को लेकर जो चिंताएं हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंगल्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वायदा में सिस्टमैटिक रिस्क ज़्यादा नहीं है। जो रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और खासतौर से जो एफ&ओ में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उसको लेकर कुछ चिंता है? क्योंकि मेरी वीकेंड पे बीएसई हम जैसे बात हो रही थी, वो कहते हैं कि कोई चिंता नहीं है, एकदम सब कुछ वेल रेगुलेटेड है। आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से देखिए, एक
चिंता जताई गई है तो वो उसका ध्यान माने उसका संज्ञान में लेना चाहिए। उसके ऊपर जो भी करना पड़े करना भी चाहिए। उसमें जब भी कोई भी मार्केट चलाते हो तो खास करके सेंट्रलाइज मार्केट, उसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो यह है कि आप सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, और फिर हर व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि टोटल ओपन पोजीशंस जो पूरे भारत में है करीब 20 लाख करोड़ के इर्द गिर्द होती है। उसमें से आप जो डेल्टा हेज पोजीशन जिसको कहते हैं वो करीब 2-3 लाख करोड़ से कम ही होगी, और जो मार्जिनिंग की हम ज्यादा मार्जिन भी करते हैं तो करीब 1,75,000 करोड़ का मार्जिनिंग पोजीशन होता है। उसके सामने 7 लाख करोड़ का मार्जिन तो सिर्फ एनएससी के क्लियरिंग हाउस के पास होता है। तो जो सेंट्रलाइज्ड रिस्क की बात है उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हर व्यक्ति अपना अपना जो करता है बिजनेस या कोई ट्रेडिंग, उसमें उसको करने देना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर ही मेरे हिसाब से चर्चा होनी चाहिए। और जो सही है, विश्व भर में डेरिवेटिव्स क्योंकि ज्यादा स्पेकुलेटिव माना जाता है तो उसके ऊपर एक तरह से कौन उसमें जा सकता है, प्रोडक्ट सुटेबिलिटी वगैरह की गाइडलाइंस होती है। प्रोडक्ट जो छोटे निवेशक जो होते हैं उनको डेरिवेटिव्स में ज्यादा ट्रेडिंग ना लगे, उसके लिए क्या कुछ बात हो रही है कि शायद मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगे, कुछ ऐसी उसकी जरूरत, उसकी जो जरूरत भी है? सेबी को लगे कि ये अच्छा है वो जरूर उनको करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए ये स्टॉक मार्केट जो है ट्रस्ट फ्रेमवर्क है, उसमें समाज का जो ट्रस्ट रहे वही बेहतर है। तो जहां से भी किस तरह की कंप्लेंट्स आती है उसके ऊपर जरूर से गौर करना चाहिए और डिसीजंस लेने चाहिए। तो आप देश के दोनों सबसे बड़े एक्सचेंजेस की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, खासतौर से डेरिवेटिव मार्केट को लेकर उनका क्या व्यू है, किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट है, इन सब पर आपने एक एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी सुनी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और अहम खबरें हैं, कुछ और अहम स्टॉक्स हैं, उन सब पे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। मंत्रा और मार्केट स्लोली एंड स्टेडली डे हाई के आसपास ही ओवर कर रहे हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब में ही खरीदारी है और मिड कैप स्मॉल कैप तो स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ ऑलरेडी चली गई है। मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस नए कानून के तहत पहला एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। नए कानून में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिससे ये कहा जा रहा है कि न्याय फटाफट होगा? खास डिटेल के साथ असीम मनचंदा मौजूद भी है। असीम, क्या डिटेल है आपके पास? अब न्याय पाने के लिए आपको तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, अब आपको न्याय फटाफट मिलेगा। सरकार ने 3 आपराधिक कानूनों के अंदर बदलाव किया। आइए समझ लेते हैं कि ये कानून कौन से हैं और आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले सरकार ने आईपीसी को बदल करके भारतीय न्याय संहिता उसका नाम रख दिया है। दूसरे नंबर पर जो सीआरपीसी थी उसका नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। और तीसरा जो एविडेंस एक्ट था उसका नाम बदल करके अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो अब ये तीनों कानून आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालेंगे वो भी बता देते हैं। ये 3 आपराधिक कानून आज से ही लागू हो गए हैं। इन कानूनों के तहत एफआईआर बहुत तेजी से दर्ज होगी। एक तय समय के अंदर एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। दिल्ली में ऑलरेडी एक एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है इस नए कानून के तहत। तो ये कैसे बदलेंगे आपकी जिंदगी ये भी बता देते हैं। सबसे पहले तो एफआईआर करवाना काफी आसान हो जाएगा। मुकदमे आपके बहुत जल्दी निपटेंगे, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सब चीज़ों की एक टाइमलाइन तय की गई है। सबसे पहले एफआईआर 3 दिनों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य रखा गया है। पीड़ित पूरे देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इस नए कानून में 35 जगह पर टाइमलाइन दी गई है। पहले कोई भी टाइमलाइन नहीं थी, इसकी वजह से केस में लगातार देरी होती थी, लेकिन अब नई टाइमलाइन की वजह से केस जल्दी से ही सुलझ जाएंगे। खासतौर पर कि पहले एफआईआर की टाइमलाइन है, उसके बाद जांच के लिए भी टाइमलाइन रखी गई है, साक्ष्य जुटाने के लिए टाइमलाइन रखी गई है, दस्तावेज सबमिट करने के लिए एक टाइमलाइन है, ट्रायल के लिए और फैसला, अगर ट्रायल खत्म हो जाए तो उसके बाद फैसला आपको 45 दिन के अंदर देना ही होगा, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। उसके साथ साथ क्या बदलेगा, जो भगोड़े अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान इस नए कानून के अंदर रखा गया है। राजद्रोह को बदल करके उसकी जगह देशद्रोह लेकर के आया गया है। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग को इसमें डाला गया, खासतौर पर कि मॉब लिंचिंग पर आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। और इसके साथ साथ जो भारतीय अधिनियम एक्ट जो अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम, उसमें क्या बदलेगा आपको बता देते हैं कि उसमें अब फिर तकनीक के इस्तेमाल के ऊपर काफी जोर रखा गया है।
FIR, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, सब कुछ डिजिटल होगा। तलाशी और अगर जब्ती होगी तो उसमें ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करना काफ़ी ज़रूरी होगा। 7 साल से अगर अधिक का केस है तो उस वाले केस में डिजिटल सबूत, फोरेंसिक सबूत जुटाना काफ़ी अनिवार्य किया गया है। तो ये सब कानून मिलकर के आपको न्याय फटाफट दिलाएंगे। तो बहुत सारे बदलाव जो हुए हैं, उन बदलाव को आप सुन रहे थे असीम से, और तमाम डिटेल्स असीम आपको बता रहे थे कैसे कैसे हमारी आम जिंदगी के अंदर इसमें एक अंतर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब खिलाड़ियों का अपडेट भी लेते हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, किस तरह की सिचुएशन सो फार देखने को मिल रही है। शाही इंडिया ग्लास पे एक कॉल आशीष क्याल ने दी थी, करीब 755 रुपये का टारगेट था, लेकिन 687-50 के आसपास ही वो अपनी कॉल से एग्जिट कर गए हैं। इसके अलावा एक और कॉल जो आशीष क्याल की तरफ से थी वो थी मिंडा कॉप, जिससे भी वो एग्जिट कर गए। 478 रुपये के आसपास वो एग्जिट कर गए। 545 का एक स्टॉप लॉस, 545 की तरफ ये टारगेट थे। श्याम मेटल एक तीसरी कॉल है जहां पर भी अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। 695-696 के आसपास 720 के टारगेट्स उन्होंने यहां पर तय किए थे। इसके अलावा अमित सेठी की तरफ से एलगी इक्विपमेंट एक बाय कॉल थी, इससे वो 731 के आसपास एग्जिट कर गए। 780 के टारगेट अमित ने इसमें पहले निर्धारित किए थे। इसके अलावा अमित की तरफ से नाल्को एक और कॉल है जो कि उन्होंने इनिशिएट की है 202 रुपये के टारगेट्स के लिए। 185 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न वाइज तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न पहले दिन है अब तक, उसके हिसाब से 1.5% ऊपर आशीष क्याल, फ्लैट टू नेगेटिव है अरुण मंत्री, फ्लैट टू नेगेटिव है अमित का रिटर्न। लेकिन आज पहला दिन है तो अभी तक का जो रिटर्न है उसमें आशीष लीड कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करेंगे रियल एस्टेट मार्केट को लेकर। इस तरह की बूमिंग मार्केट जो मुंबई में बन रही है, बूमिंग मार्केट की वजह क्या है, क्या ट्रिगर बनेंगे, कौन सी कंपनियां, इन सब पे बातचीत होगी। सीनियर ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया के गुलाम जिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।